दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए हीट वेव के कारण प्रभाव और उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या तैयारियां की गई है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है, 70 में फाइनल करना है, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 180 वीडियो पीडीएफ है, उसको रख लीजिए, फाइनल हो जाएगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हीट वेव आखिर क्या होता है। हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र का तापमान अपेक्षित सामान्य तापमान की तुलना में असमान रूप से अधिक रहता है। यानी किसी क्षेत्र का तापमान जितना रहता है उससे क्या होता है, उसकी तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। पीडीएफ में लिखा हुआ है किसी क्षेत्र हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र का तापमान अपेक्षित तापमान की तुलना में असमान रूप से अधिक रहता है। WHO के अनुसार किसी क्षेत्र का उच्चतम तापमान से अगर 2 दिनों तक तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो उसे हीट वेव जो है माना जाता है। WHO के अनुसार किसी क्षेत्र का उच्चतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा तो WHO उसको हीट वेव की श्रेणी में काउंट करता है। अगर किसी क्षेत्र का उच्चतम तापमान लगातार 2 दिनों तक 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा तो WHO उसको गंभीर हीट वेव की स्थिति जो है मानता है। समझ रहे हैं? यानी WHO उसको गंभीर हीट वेव मानता है। मान लीजिए पटना का तापमान, तो पटना का उच्चतम तापमान एक एवरेज जो है 40 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, लेकिन लगातार 2 दिनों तक वह 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा, यानी 46.5 हो जाएगा लगातार 2 दिन तक। WHO पटना में गंभीर हीट वेव की स्थिति घोषित करेगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो भारतीय मौसम विभाग उसको हीट वेव जो है काउंट करता है। समझ रहे हैं? तो हम तीनों बता दिए हैं WHO और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ये दोनों याद रखिएगा, डाटा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हीट वेव का कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का असर। हाल के वर्षों में जो हीट वेव की स्थिति देख रहे हैं, इस बार तो ठंडा भी नहीं पड़ा है। अब आपको कहानी बताते हैं कि हम एक कंबल खरीद के लाए तो ओढ़ने के लिए वो इतना गर्मी देता है कि उसमें हम रहते लगता है लू मार देगा। ठंडा पड़ा ही नहीं और ठंडा के पर्पज से कंबल खरीदा गया था, लेकिन वो ठंडा कम पड़ने के कारण उस कंबल में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब जैसे ही उसको जो है उड़ते हैं तो लगता है लू मार दिया, शरीर पक गया, देह पक गया। तो ठंडा तो इसको बिल्कुल पड़ा ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन का असर आप देख रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय NGO है, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के अध्ययन के अनुसार भारत में हीट वेव का प्रमुख कारण है मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भी जो है कहा गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 1961 से 2021 के बीच जो है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में औसत हीट वेव 2.5 दिन बढ़ गया है। यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अध्ययन किया था, उस अध्ययन के अनुसार जानकारी मिला कि 1961 से 2021 के बीच भारत में हीट वेव के औसत दिन 2.5 दिन बढ़ गया है। औसत दिन जो है 2.5 दिन बढ़ गया है। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार 2000, जैसा कि जानते होंगे, 2014 से 23 का जो दशक था वो सर्वाधिक गर्म दशक था। इस दौरान जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता जो है 450 के लेवल पर पहुंच गया था। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है
हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की स्थिति कैसे पैदा होती है उसको जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मानवजनित स्रोतों से जो जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, उपले, इस सब का जो दहन करते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है, उत्सर्जन होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल में जमा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूरज की किरणों को जो धरातल पे आने देती है, लेकिन धरातल भी गर्म होता है, तो धरातल से जो गर्म होता है, जो विकिरण करता है धरातल गर्म करने के बाद, उसको जो है रोक देता है, और रोकने के बाद पुनः प्रत्यावर्तित करती है धरातल की ओर। यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ वायुमंडल के निचले सतह में, क्षोभ मंडल में निचले परत में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये सूरज है, सूरज की किरणों को धरातल पे आने देगी ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन धरातल गर्म होता है, तो ये भी विकिरण करेगा। तो ये विकिरण करता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसको रोकेगा, और रोकने के बाद पुनः लौटा देता है। तो गर्मी जो है, धरातल गर्म हो गया सूरज की किरणों से, और गर्म करने के बाद क्या होगा, ये विकिरण करेगा, दीर्घ तरंग विकिरण, और ये विकिरण करेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ है, और यह क्या करता है, उसको रोक के फिर लौटा देता है, जिससे तापमान बना रहता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अधिक सांद्रता होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, शक्तिशाली होगा। किसको रोकने में, जो पृथ्वी से जो विकिरण होता है उसको रोकने में उतना ही मजबूत होगा, और रोक कर वह जो है पुनः धरातल पर जो है लौटाएगा। अब क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से वह अधिक से अधिक तापमान को प्रत्यावर्तित कर रहा है, जिससे धरातल के तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा है वन विनाश। अब यही वन विनाश समझना है। वन क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैस होता है, वन जो है जलवायु को सम बनाने का काम करता है। जहाँ तापमान कम होगा, वहाँ तापमान ज्यादा होगा, वहाँ जलवायु को सम बनाएगा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। और साथ ही साथ एक और कारण से कि जो वन होता है वह मानव जनित स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, वन क्या करता है, उसको अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसी से भोजन का निर्माण करता है। तो वन क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो जब वन अवशोषित करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, वायुमंडल के नीचे परत में कम से कम जाएगा, वायुमंडल के निचली परत में कम से कम जाएगा। जब वायुमंडल की निचली परत में कम से कम जाएगा तो यह जो है क्या होगा, कमजोर होगा इसका परत कार्बन डाइऑक्साइड का। जब परत कमजोर होगा तो ये जो पृथ्वी से होने वाली जो विकिरण है वह क्या होगा, अधिक से अधिक जो है कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर प्रत्यावर्तित हो जाएगा। तो धरातल का तापमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वन नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो जीवाश्म मानवजनित स्रोतों से जो जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। अब वायुमंडल में जाएगा तो शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, धरती से जो विकिरण होगा उसको रोकेगा। अब वन अगर रहेगा तो क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, वो जाने ही नहीं देगा। तो वन विनाश। दूसरी ओर वाष्प उत्सर्जन के दौरान भी वन क्या करता है, जलवायु को सम बनाता है। लेकिन हाल के वर्षों में देख रहे हैं कि शहरीकरण, नगरीकरण, बुनियादी ढांचा के निर्माण से बड़े पैमाने पे आवासीय भूमि का विस्तार, कृषि भूमि के विस्तार से वनों का विनाश हुआ है। वनों के विनाश से क्या हो गया है कि जो जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना वन द्वारा अवशोषण करना चाहिए, वन है ही नहीं, तो अवशोषण क्या करेगा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन की स्थिति पैदा हो रही है। शहरीकरण का विस्तार, अब बड़े पैमाने पर शहरीकरण का विस्तार हो रहा है भारत में। जगह जगह जो है पक्की सड़कें, बिल्डिंग, आवासीय फ्लैट सब बन रहे हैं। इससे क्या होता है कि पक्की जो सतह होती है, पक्की सतह सौजिक विकिरण को अधिक अवशोषित करती है और तुरंत प्रत्यावर्तित करती है। लेकिन मिट्टी होगा, वन हो, जंगल होगा, ये क्या करता है, इसमें नमी रहता है, तो नमी के कारण तापमान कम होता है। लेकिन पक्की सतह है तो पक्की सतह तो जल्दी तापमान जल्दी गर्म होगा, जल्दी उत्सर्जन करेगा, समझ रहे हैं, जिसके कारण जो है तापमान बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि शहरीकरण के कारण जो प्राकृतिक जल स्रोतों है, वन है, इसका विनाश किया गया है। यही वन और प्राकृतिक जल स्रोत क्या करता है, तापमान को सम बनाता था। लेकिन इसके विनाश से क्या हो गया है कि तापमान अधिक हो गया है। उसके बाद एल नीनो का प्रभाव, जैसा कि जानते होंगे पीढ़ी तौर पर एल नीनो जो है
एक गर्म जलधारा है जो हर 4 वर्ष पर रोटेट होता रहता है, सक्रिय होता रहता है। जब एल नीनो जब सक्रिय होता है प्रशांत महासागर में, पेरू के तट पे, तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। जब भारतीय मानसून कमजोर होगा तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो तापमान अधिक हो जाएगी, क्योंकि वर्षा तापमान को कंट्रोल करता है। उसके बाद मानसून कमजोर होना, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि हाल के वर्षों में मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है। कभी मानसून देरी से आता है, कभी पहले आ जाता है, कभी कमजोर होता है एल नीनो प्रभाव के कारण। तो जब मानसून कमजोर होगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो तापमान क्या होगा, तापमान हाई होगा, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। जब सूखे की स्थिति पैदा होगी तो तापमान जो है बढ़ जाएगा। और मानसून कमजोर होने से जो प्राकृतिक जल स्रोत है, जो नहर, तालाब, पोखर, इस सब में जब पानी जमता है उसमें पानी नहीं रहेगा, मिट्टी में भी पानी की कमी हो जाएगी, तो तापमान तो बढ़ना स्वाभाविक है ना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण, तो इन्हीं कारणों से हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है। अब हम लोग देखेंगे हीट वेव का प्रभाव। हीट वेव का प्रभाव में देखेंगे राजनीतिक प्रभाव, देखेंगे 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है जून में हुआ, अप्रैल मई जून में हुआ है। इस हीट वेव के कारण जो है मतदाता घर से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं, हतोत्साहित हुए अधिक तापमान के कारण। जगह जगह देखेंगे इतना गर्मी पड़ रहा था कि लोग जो है मतदान करने नहीं गए हैं, तो इससे मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है हीट वेव के कारण। इस बार आर्थिक प्रभाव में कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। अब हीट वेव की स्थिति हो गई तो जल निकाय, जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसका जल सूख गया है, भूमि की नमी कम हो गई है, इससे कृषि उत्पादन उत्पादकता पर असर पड़ा है, कम हुआ है। और कृषि उत्पादन उत्पादकता अगर कम होगा तो किसानों की आय में गिरावट आएगी, किसानों को सूखी की स्थिति पैदा होगी तो किसानों को सिंचाई पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, तो किसानों की आय में इस तरह से भी गिरावट होगी। उसके बाद राजकोष पर दबाव। अब अधिक गर्मी के कारण क्या होता है कि सरकार को मलेरिया की प्रकोप बढ़ता है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है, सरकार को सिंचाई के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, इससे राजकोष पर दबाव पड़ता है, राजकोष पर दबाव पड़ता है। श्रम शक्ति की उत्पादकता पर असर, अधिक गर्मी के कारण आप काम नहीं कर पाएंगे सही से, अधिक गर्मी के कारण आप काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि श्रम की उत्पादकता प्रभावित होती है। एक रिपोर्ट हम बताते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2024 के अनुसार कहा गया है कि अधिक गर्मी के कारण 2030 तक भारत को कम से कम जो काम के घंटे हैं उसमें 5.8% की गिरावट होगी। अभी जो है लार्सन एंड टुब्रो LNT के जो CEO है वो कहा था कि भारतीयों को 90 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन इस हीट वेव के कारण क्या होगा, काम के घंटे में गिरावट होगा, काम कर ही नहीं पाएंगे, अधिक गर्मी के कारण न पढ़ाई कर पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। तो श्रम शक्ति की उत्पादकता पर असर कम होता है। सामाजिक प्रभाव में देखेंगे, अधिक गर्मी पड़ता है तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। अधिक गर्मी पड़ता है तो हीट स्ट्रोक, बेहोशी, बेचैनी, सांस की बीमारी होती है, तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गर्मी के कारण जो है हीट वेव के कारण लोग मृत्यु होती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार जो है आप देखेंगे तो 12 से 21 के बीच 11,000 लोग तो हीट वेव के कारण मरे हैं। NCRB के आंकड़ा के अनुसार 12 से 21 के बीच 11,000 लोग तो हीट वेव के कारण मरे हैं। उसके बाद अधिक गर्मी किसी क्षेत्र में पड़ेगा तो आप कोशिश करेंगे वहां से दूसरी जगह चले जाए, तो पलायन को बढ़ावा मिलता है। अधिक गर्मी के कारण रहन सहन की लागत बढ़ जाती है। अधिक गर्मी होगा तो आप AC चलाएंगे, अब AC चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, इससे क्या होगा, बिजली बिल बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी रहन सहन की, तो यह स्थिति है। अब देखिए हीट वेव के कारण पर्यावरण प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। अब हीट वेव अधिक गर्मी होगा तो आप कूलिंग का अधिक इस्तेमाल करेंगे, अधिक AC चलाएंगे, अधिक AC चलाएंगे तो बिजली का अधिक खपत होगा, बिजली का अधिक खपत होगा तो ग्रीन हाउस, चूंकि कोयले से बिजली बनता है ज्यादातर, तो कोयले का अधिक दहन होगा, तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। वन अग्नि और सूखा, अधिक गर्मी पड़ेगा तो वनों में आग लग जाता है, वन अग्नि की घटना बढ़ती है, सूखा बढ़ता है। वायु और जल प्रदूषण, अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, जो धूल कण है वह क्या, अधिक गर्मी के कारण जो है धूल कण क्या अधिक प्रभावित होगा वायु के द्वारा,
अधिक प्रभावित होगा तो जो है क्या होगा, जो PM जो है 10 और PM 2.5 है निलंबित कण, इसका प्रसार होगा। धूल कण जो है वायु में अगर घुलेगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषित होगा। यही धूल कण जो है जल निकायों में जाएगा तो जल प्रदूषित होगा। दोनों स्थिति है। उसके बाद अब हीट वेव से निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास किया है, तो सबसे भारतीय मौसम विभाग जो है हीट वेव से निपटने के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली जारी करता है। अधिक गर्मी की स्थिति आ जाती है तो भारत सरकार एडवाइजरी जारी करता है। उसके बाद जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों से मिलकर गर्मी से निपटने के लिए कार्य योजना जो है जारी किया है। उसके बाद जो है कलर कोड चेतावनी प्रणाली जारी किया जाता है। ग्रीन जो है कोड अगर जारी होता है तो कहा जाता है कि समान हीट वेव है। अगर येलो हीट चेतावनी जारी किया जाता है तो माना जाता है हीट वेव की चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट अगर जारी किया जाता है तो प्रचंड हीट वेव की जानकारी दी जाती है। और रेड अगर अलर्ट जारी किया जाता है तो माना जाता है कि अति हीट वेव की स्थिति है, अति प्रचंड हीट वेव की स्थिति है। और हीट वेव के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी की गई है। तो हीट वेव से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। बस इसको देख लेना है, PDF पढ़ना है, हो जाएगा।